आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या क्या होती हैं। वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, जहाँ P तथा Q पूर्णांक हों और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये लिखा हुआ संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती हैं और P और Q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे और Q किसके बराबर नहीं होगा, 0 के। ऐसी संख्याओं को बोलेंगे परिमेय संख्याएं। आपको 3 बातें याद रखनी है। पहली बात ये कि संख्या बटे में हो, बटे में। दूसरी बात ये है ऊपर वाली संख्या तथा नीचे वाली संख्या एक पूर्णांक हो। और तीसरी बात ये है कि नीचे 0 ना हो। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो हम बोल देंगे नंबर हमारा कैसा है, परिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं। मैं कहूँ 5/6, तो आप देखिए क्या संख्या बटे में है, संख्या बटे में है। ऊपर वाली संख्या तथा नीचे वाली संख्या पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब ये है कि एक होती है लाइन और इसके ऊपर नंबर लेके जाते हैं ये वाली। तो क्या ऊपर वाला नंबर नीचे वाला नंबर इस लाइन पर कहीं ना कहीं आएगा। दूसरी बात, क्या नीचे 0 आ रही है, नीचे 0 नहीं आए तो हम बोल देंगे नंबर कैसा है, परिमेय। अगर मैं एक क्वेश्चन और ले लूँ -2000 2/2004, क्या संख्या बटे में है, संख्या बटे में है। ऊपर वाली संख्या था नीचे वाली संख्या उस लाइन पर आएगी, इस लाइन पर कहीं ना कहीं। नीचे 0 आ रही है, नहीं आ रही। बच्चे कहेंगे 0 आ तो रही है। 0 का मतलब है केवल अकेली 0 आनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपसे और कुछ एग्जांपल ले लूँ, जैसे 0/5, ये संख्या परिमेय संख्या है। तो आप कहोगे ये परिमेय संख्या है क्योंकि संख्या बटे में लिखी हुई है। ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या इस लाइन पर कहीं ना कहीं तो आएंगी, ऊपर वाली और नीचे वाली। और नीचे 0 नहीं है, ऊपर तो आ सकते 0, नीचे नहीं। अच्छा, बहुत सारी वैल्यू ऐसी रहेंगी जिनके ऊपर क्या लगा रहेगा, तो वो संख्या भी कैसी होंगी, परिमेय संख्या होंगी। और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, मैं कहूँ 6, क्या 6 परिमेय संख्या है? क्यों, ये बटे में तो है ही नहीं। हाँ, इसके नीचे हम 1 लगा लेंगे, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। तो संख्या बटे में लिखी हुई है, ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर इस लाइन पर कहीं ना कहीं तो आएगा और नीचे 0 नहीं है। तो ये नंबर भी कैसा होगा, परिमेय संख्या। कोई दिक्कत इसमें? इसके बाद में हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। इसके बाद में पढ़ेंगे हम अपरिमेय। तो वह संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती, केवल यहाँ क्या लिख देंगे, नहीं लिखी जाती हैं। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। इसके बारे में थोड़ी देर तक बात करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ a की पावर है m, तो नीचे वाले को आप बोलोगे आधार, ऊपर वाले को बोलोगे घात। और इसको पढ़ते ऐसे हैं a की घात m। अगर मैं ये कह दूँ इसमें आधार कितना है, आधार a, घात कितनी है। और इसे पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे a की घात। ये तरीका भी ठीक है, लेकिन पढ़ने का तरीका एक और है। इसको a का स्क्वायर, a का स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, अब ये बताइए मुझे, इसमें आधार कितना है,
और घात कितनी है, तो पढ़ेंगे कैसे, 2 की घात। अच्छा, इसको पढ़ने का तरीका अलग है, 2 का क्यूब, इसे पढ़ेंगे 2 का, जब पावर 2 हो तो पढ़ेंगे उस चीज का स्क्वायर, और पावर 3 हो तो पढ़ेंगे उसका क्यूब। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं, जल्दी से बताएंगे फिर आप। मैं आपसे बोलूं इसे कैसे पढ़ेंगे, 5 का स्क्वायर, 5 का, अगर मैं बोलूं इसे कैसे पढ़ेंगे, 6 का क्यूब। समझ में आ रहा है। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पर आधार कितना है और घात कितनी है, तो 5 5 के उतने बार लिखे जाएंगे मल्टीप्लाई में जितनी उसकी क्या है, तो कितना आ जाएगा। जैसे मैं कहूँ 6 का स्क्वायर, तो 6 6 के कितने बार लिखे जाएंगे, जो कितना आएगा। जैसे मैं कहूँ 7 का स्क्वायर, तो 7 दूनी 14 कर दूँ इसे ना, ये गलती से इनका दोनों का मल्टीप्लाई मत करना। आपको क्या देखना है, इसमें है आधार 7, तो 7 7 के उतने लिखने हैं जितनी उसकी क्या है, और क्या लगा देना है, 7 7 7 49। कोई प्रॉब्लम है इसमें। और आगे देखिए, अब यहाँ ध्यान देंगे। जैसे मैं कहूँ 1 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ऐसे बता चलो, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर। तो आपको केवल 30 तक के स्क्वायर क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, स्क्वायर 30 तक के। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, अब इसको जिससे आप बहुत जल्दी समझ जाओगे अपनी संख्या क्या है, समझ में आ रही है, तो इन्हें नोट कर लोगे। देखो अब आगे, ऐसा लग रहा है मुझे 20 तक तो आपको याद ही होंगे ये चीज़ें, क्लास 9 तो सिखा दी है ना ये चीज़ें। अब आगे ध्यान देंगे। देखो, अगर जैसे मैं कहूँ, जैसे अंडर रूट ले लिया, ठीक है, अगर इसके अंदर 1 है, कितनी है, मैं अपनी तरफ से अगर 1 × 1 कर दूं तो क्या मैंने कुछ बढ़ा दिया इसमें, कब भी अंदर 1 बन जाए कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अच्छा, 1 ही होगा। अगर अंडर रूट के अंदर अंडर जोड़ा बन जाए और जोड़ा में से एक चीज क्या निकल आएगी, बाहर, अगर कोई चीज बाहर निकल आए जोड़ा में से तो होगी परमेय, नहीं निकल पाए तो कैसी होगी। जैसे मैं आपसे कहूं अंडर रूट 2, अगर मैं इसके फैक्टर काटूं तो 2 × 1, क्या यहाँ 2 का एक और है, नहीं है, तो अंदर ही पड़ी रहेगी, किसके अंदर, अंडर, बाहर निकलेगी नहीं। अगर जो जो नंबर बाहर निकल जाएगा वो तो होगा परमेय से। अंडर रूट 3 बाहर निकल सकती है। अच्छा, अंडर रूट 4 बताना कैसे, 2 गुणा कितना आ जाएगा, तो आपको ये स्क्वायर क्या होना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूँ अंडर रूट 256, किसका आंसर है ये, 16 का। डायरेक्ट बता दोगे आप, इसे डायरेक्ट तब बता सकते हो जब आपको स्क्वायर क्या होंगे, याद होंगे। अब मुझे कुछ एग्जाम्पल यहाँ बताना आप। जैसे मैं कहूँ अपरिमेय संख्या, अंडर रूट 1 इसमें आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि जब जो उसका पेयर बन जाएगा बाहर निकल जाएगा जोड़ा। 2 आएगा, 3 आएगा इसमें, 4 5 6 7 8 8 के बारे में ध्यान समझें। जब आप 8 के अंदर फैक्टर काटोगे 2 2 कितने बनेंगे। अच्छा, इसका तो जोड़ा है, लेकिन इसका जोड़ा है, जोड़ा नहीं है तो कहाँ रहेगा ये, अंदर ही। यानी कि ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट बाहर नहीं आ सकता वो होंगे अपर में, लेकिन अगर जो बाहर आ जाए वो होंगे। ऐसे कुछ एग्जांपल हो रहे हैं। पाई कैसा होता है, अगर मैं बोल दूं 0.10 100 100 1 000 140,
यानी ये नंबर भी कैसे होंगे डॉट डॉट वाले, मतलब ना एक जैसे आ रहे हैं, एक जैसे नहीं है, 1 0 2 0 3 0 ऐसे करके और आते जाएं, 81 0 81 00 81 30, ये नंबर कैसे होंगे सब अपर में नंबर होंगे। कोई दिक्कत है? इसके बारे में बात करते हैं बाद में हम। वास्तविक संख्या किसके बारे में बात करेंगे? वास्तविक संख्या। तो पहले इसके लिए बॉक्स बनाता हूं, जब आप समझ पाओगे क्या होती है वास्तविक संख्या। ये है मान लो एक, इसके अंदर कुछ नंबर लिख रहा हूं मैं, दिख रहा है इसमें? तो आप इसके अंदर कैसी संख्या देख पा रहे हो? इस बोरी के अंदर परमे, और ये समझ लीजिए अगर एक मान के चलो अलग अलग रखी हुई थी, दोनों बोरियों को एक बोरी के अंदर क्या कर दिया गया? कौन कौन अलग अलग रखी हुई थी? परमे और अपर में, दोनों को एक में बंद कर दिया, तो उससे बोलेंगे वास्तविक संख्याएं। यानी वास्तविक संख्या क्या होती है? जिसमें परमे भी आ जाए और अपर में भी आ जाए, यानी परमे तथा अपरमे संख्याओं का संग्रह। परमे तथा अपरमे संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। ऐसे मान के चलो इस कमरे में हम बैठे हुए हैं, इसको मान लो परमे संख्या का कमरा, और साइड वाले कमरे किसका मान लो? अपरमे का। अगर इस दीवार को बीच में से हटा दूं और दोनों संख्या क्या हो जाएंगी? ये मिक्स। तो कैसी होंगी संख्या? ये वास्तविक। समझ में आ गया? नोट करना चाहोगे इसे? कोई दिक्कत नहीं, नोट करोगे? कर लो, नोट कर लो। अब एक आध क्वेश्चन लेते हैं इसी के ऊपर। जैसे मैं कहूँ निम्न में से कौन अपरमे संख्या है? ऑप्शन ए है √27/3, ऑप्शन बी है 2.47 के ऊपर बार, ऑप्शन सी है -7/6, ऑप्शन डी है 0. ये तो बताइए इसमें से अपर में कौन सी होगी? अच्छा ये क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ देखिए जैसे √3 से कितना बढ़ जाएगा? ये 9, और √9 का मान कितना होगा? जो मैंने कहा था, जो रूट से क्या निकला है बाहर, तो कैसी होगी? परमे। अपर में नहीं, परमे होगी। अच्छा ये इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? और बार वाली संख्या कैसी होती हैं? परमे। ये पी वटा के ग्रुप में लिखी हुई है परमे, लेकिन ये नंबर कैसा होगा? तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन। कुछ क्वेश्चन में फिर ले लेता हूँ, फिर जब बताना मुझे। अब मैं पूछ रहा हूँ इसमें से परमे कौन सी होगी, ठीक है? अब परमे बतानी है आपको। ऑप्शन ए बी सी डी। √81, √6, 0.8743242728125 ... पाई। बताइए परमे कौन, इसमें परमे कौन सी? परमे, क्योंकि √81 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा जोड़ा बन गया, जोड़ा कहाँ निकल आएगा? एक, तो जो बाहर निकला है वो कैसी होगी? कोई दिक्कत है? ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं तो कर दोगे? ठीक है। अब चलते हैं आगे। अच्छा एक और चीज सीख लेते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती हैं? तो वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों। कितने गुणनखंड हों? 2 गुणनखंड हों। 2 गुणनखंड कौन कौन से होंगे? एक तो खुद यानी कि स्वयं, और दूसरा एक। समझाता हूँ इसको क्या है ये। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। मैं कहूँ 1, जब आप इसके फैक्टर काटने जाओगे तो आपको यहाँ कितने नंबर दिख रहे हैं? आपको यहाँ केवल 1 नंबर दिख रहा होगा। 1 1 1 1 ही तो है ये। जब मैं 2 के फैक्टर काटने जाऊंगा, 2 एकम, तो यहाँ आपको कितने नंबर दिख रहे हैं?
जब आपने दो तीन कौन कौन दिखाना बताना। जैसे मान के चलो डॉली यहाँ बैठी हुई है, तो डॉली को यहाँ से उठाकर मैंने वहां बैठा दिया, तो 2 डॉली हो गई। यार नंबर कितने हैं? 2 नंबर है ना। कौन कौन से? एक तो 2 और 1, यानी एक तो खुद नंबर अपने आप है, और एक कौन सा आ रहा है, यानी कि जब मैंने 2 के फैक्टर काटे तो नंबर कौन कौन से आए? 2 और 1 तो खुद आया हुआ है, और एक। तो ऐसे नंबर्स को जिसके केवल कितने गुणन हो? केवल 2, तो ऐसे नंबर होंगे अभाज्य 2। अच्छा बताइए 3 आएगा इसमें? यस सर। 3 आएगा जब हम 3 के फैक्टर काटेंगे, 3 एकम 3, तो यहाँ क्या होगा? 3 के फैक्टर काटेंगे तो 3 आएगा और एक आएगा। 4 आएगा इसमें? 4 का चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब 4 के फैक्टर काटेंगे तो आपको कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं? 4, 2, इसमें कितने नंबर आ गए टोटल? 3 नंबर आ गए। आने कितने चाहिए थे? 2, तो 4 अभाज्य संख्या नहीं होगी। अच्छा मैं कहूँ 5 आएगा? 6, जब हम 6 के फैक्टर काटेंगे तो 6 से कटेगा ये नंबर, सॉरी देखो 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो इसके फैक्टर कितने आ जाएंगे? आने कितने चाहिए? केवल, उन्हीं को तो अभाज्य संख्या बोलेंगे। अच्छा अगला कौन सा आएगा फिर? वेरी गुड, फिर वेरी गुड, फिर तो ऐसे नंबर क्या होंगे? अभाज्य संख्या, यानी ऐसे संख्या जिनके कितने गुणन हो? 2, तो ऐसे नंबर्स को बोलेंगे अभाज्य संख्या। ध्यान रखना है अभाज्य नंबर कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। आप क्या करोगे घर से? आपका ये होमवर्क रहेगा 1 से लेकर के 100 तक आपको अभाज्य नंबर लिख के लाने हैं। तो आप ये चेक करेंगे 1 से लेकर 100 तक के नंबर आएंगे, टोटल 25 नंबर आएंगे अभाज्य। कर लोगे ना? अब इसके बारे में बता रहा हूं आपको, भाज्य संख्या क्या होंगी? भाज्य संख्या तो वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। गुणनखंड यानी ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा क्या हो? गुणनखंड, तो ऐसे नंबर को बोलेंगे इसको बोलेंगे भाज्य संख्या। अच्छा आपसे पेपर में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2, क्योंकि शुरुआत में कौन सी आ रही है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2। अच्छा भाज्य संख्या के बारे में बात करते हैं, तो जिसके 2 से ज्यादा क्या होंगे? तो इसमें 2 आएगी, 3, तो हम 4 के क्या काटेंगे? सबसे पहले फैक्टर काट के चेक करेंगे क्या इसमें 2 से अधिक फैक्टर आ रहे नहीं आ रहे। तो आपको कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं यहाँ? 4, 2, तो आप देख रहे होंगे इसमें 2 से ज्यादा नंबर आ गए, 1, 4, 1, 2 और 1। तो सबसे पहली जो भाज्य संख्या कौन सी होगी? इसके बाद में फिर वेरी गुड, फिर तो ऐसे नंबर आगे भी और आते रहेंगे, कोई दिक्कत है? तो अगर आपसे पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी और सबसे छोटी अभाज्य 2, कोई दिक्कत है? नोट कर लो जल्दी से। तो टोटल 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होंगी? 25। अच्छा आप मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे ये कहना चाहती तो 25 होंगी 100 तक, तो ये भाज्य कितनी नहीं होंगी 100 तक? 100 में से कितनी माइनस कर दो? 75। गलत जवाब। आप यहाँ चेक करिए, यहाँ पर एक आ रहा है, एक ना यहाँ है, यानी कि जो एक है ना, एक वो ना तो भाज्य है और ना ही एक ऐसी संख्या है, ना भाज्य है ना। तो ये बताओ भाज्य संख्या कितनी रहेंगी 100 तक? ये रहेंगी 74। कितनी रहेंगी टोटल? तो 74 संख्या होती है भाज्य और 25 होती हैं अभाज्य। अब आगे चलते हैं प्रश्नावली 1.1। बुक देना ना, बुक दे दो मुझे। ध्यान देंगे वो
हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.1। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अवाज्य गुणखंडों के रूप में रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ ध्यान देंगे आप, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखी गई संख्या को अवाज्य गुणनखंड, अवाज्य संख्या पढ़ाएंगे मैंने, के गुणनफल के रूप में क्या करना है, ये व्यक्त करना है। तो हम क्या करेंगे, 140 के पहले काटेंगे फैक्टर। 140 क्या काटेंगे, ध्यान समझ लो उनको, 2 से कितना कट जाएगा, ये 70, 2 से और 5 से और 7 से। तो देखो यहाँ पर 2 गुणा 5 गुणा 7 ये नंबर तो आ रहे हैं ये वाले। अच्छा यहाँ पर आप चेक करो, क्या ये अवाज्य संख्या थी, अवाज्य थी। देखो 2 5 7, तो वही तो कह रहा है अवाज्य गुणनखंड, यानी गुणनखंड कैसे होने चाहिए, अवाज्य संख्या। समझ आ गया। तो यहाँ ध्यान देंगे 2 2 कितने बार आ रहे हैं, अगर 2 2 के 2 बार आ रहे हैं तो उन्हें ऐसे लिख देते हैं, जो चीज बार बार आ रही हो, ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। जैसे एक आध क्वेश्चन में फिर ले लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है 156, तो हम 156 क्या काटेंगे, 2 से कितना कट जाएगा, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 3 3 और 13 3 1। तो यहाँ 2 2 कितने बार आ रहे हैं, और फिर 3 गुणा आंसर। यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे 2 3 13 कैसे नंबर है, ये अवाज्य है नहीं है। तो वही कह रहा था अवाज्य गुणनखंड। कर लेंगे क्वेश्चन साहब, ठीक है कर लो जल्दी। अब इस अवाज्य गुणनखंड के ऊपर हम ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे मैं बोलूँ 196 के अवाज्य गुणनखंड बताइए, के अवाज्य गुणनखंड बताइए। तो आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन है हमारा। तो 196 पहले फैक्टर काटेंगे, 2 से कितना कट जाएगा, ये 2 से 7 से। तो ये इसको कैसे लिखते हैं पता है, कहते हैं ध्यान दो, इधर होश में रहो। 2 2 कितने लिखे जाएंगे ये, और 7 7 के। तो भैया ये तो क्या हो गए, ये हो गए 196 के अवाज्य। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे, कोई भी संख्या आ सकती है पेपर में, और क्या पूछे अवाज्य गुणनखंड बताइए, तो कैसे करे आओगे। अच्छा एक और चीज देखो, और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, 196 के गुणनखंडों की घातों का योगफल बताइए। क्या बताना, घातों का योगफल। तो कितनी आएगा आंसर, कितना आएगा, घातों का योगफल कितना आएगा, घातों का योगफल कैसे, 2 और 2 4। या योगफल की जगह ये भी आ सकता है, गुणनफल कितना होगा, तब भी कितना आएगा, योगफल में जोड़ देंगे 2 और 2, और गुणनफल में क्या कर देंगे सबका, तो कितना आ जाएगा, गुणनफल भी 4। नंबर चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत है, होगा कैसे, लेकिन ऐसे ही होगा। जैसे मैं आपसे ये कहूँ, ये क्वेश्चन और ले लेता हूँ समझाने के लिए। क्वेश्चन ये है कि 144 के अवाज्य गुणनखंड में 2 की घात होगी, 2 की घात। तो पहले आपको 144 के फैक्टर काटने पड़ेंगे। 2 से कितना कट जाएगा, ये 2 से 2 से 2 से 3 से 3 से
तो आप ध्यान देख पा रहे होंगे 2 कितने आ रहे हैं और 3 के, तो बताइए 2 की घात कितनी है? 2 की घात है। अच्छा ये पूछ लेता कि घातों का योगफल कितना होगा? 6 और गुणनफल पूछ ले तो 8। तो इसमें से केवल ये 3-4 तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से? एक तो पूछ लेगा अभाज्य गुणनखंड, यानी कि आपको ऐसे आंसर देना है। ये पूछ लेगा कि 7 की कितनी घात है। ये पूछ लेगा कि घातों का योगफल कितना है, और ये पूछ लेगा घातों का गुणनफल। और इसके अलावा कोई और सवाल पूछा? हाँ समझ में आ गया। होंगे कैसे? पहले फैक्टर काटने पड़ेंगे तभी होंगे। ये कोई दिक्कत है? अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पहले एलसीएम एचसीएम निकालना सीखेंगे। तो देखिए, अगर आपके पेपर में HCF लिखा आ जाए, HCF यानी कि महत्तम यानी कि महत्तम समापवर्तक, तो आप कैसे निकालेंगे? इसकी टोटल जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। इसको दूसरे नाम से और जानती हैं GCD, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसका संक्षिप्त रूप है मासा। तो आपको 3 रूप में मिल सकता है पेपर में। कौन कौन से? HCF, महत्तम समापवर्तक या मासा। मासा निकालने के बहुत सारा तरीका है, लेकिन आपको वो तरीका पढ़ाया जाएगा जो आपको काम में आए, जो आपके काम में आए। अब देखो आगे हम बात करते हैं लासा, यानी LC। L का मतलब होगा लोएस्ट कॉमन, और ए का मतलब होता है मल्टीपल। इसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। इससे हम शॉर्ट फॉर्म कैसे बोलेंगे? याद ऐसे रखेंगे, ऐसे यहाँ पर लाल है से क्या बनता है? L। समझ में आ रहा है? तो लासा और मासा पर याद रहेगा ही रहेगा। जैसे कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ और जब आपसे पूछूंगा लासा और मासा। जैसे मैंने ले लिया 12 और 16, हमें इसका क्या निकालना है? मासा भी निकालना है और लासा, दोनों चीज निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो आप क्या करोगे? पहले 12 के अलग फैक्टर काटोगे। 2 से कितना कट जाएगा? ये 2 से, 3 से, और 16 के फैक्टर काटेंगे कैसे कटेगा? 2 से, 2 से, 2 से, 2 से। तो आप इस नंबर के फैक्टर यहाँ लिखोगे। 12 के फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं? 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 2 कितनी बार हैं? 2, और फिर 3। ऐसे 16 के फैक्टर काटे तो कितने हैं? 2 की पावर। अब मैं निकाल रहा हूँ मासा। क्या निकाल रहा हूँ? किस नंबर का? 12 और 16 का। तो आपको एक बात पर ध्यान रखना, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन है एक जैसे। तो आपको कॉमन में से केवल और केवल छोटी घात लेनी है। छोटी कौन सी है? 2 की घात। तो यही क्या हो जाएगा? अच्छा पीछे कुछ चीज आ रही है ऐसी जो दोनों में कॉमन आ रही हो, तो भैया मासा कितना आ जाएगा? 4। अगर मैं लासा की बात करूं, किसकी? लासा किस किस की? 12 और 16 के लासा की बात करूं, तो देखो मासा में तो छोटी घात लेनी है और लासा में लेनी है बड़ी। बड़ी कौन सी आ रही है? 2 की घात। और उसे भी लेंगे तो बच गया। बच कौन सा गया है? लासा के अंदर वो भी आएगा। तो 2 की घात 4 क्या दिख रहा है आपको? 16 गुणा कितना आ जाएगा? 48। तो यहाँ मासा कितना आ गया इनका? 4, और लासा कितना आ गया? 48। और आगे कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, समझ तो चलो धीरे धीरे करके इन्हें। आपको नोट कर लेना लेना। जैसे मैं बोलूं 18 और 20 का हमें मासा और क्या निकालना है?
तो हम 18 के फैक्टर काटेंगे। 2 से कितना कट जाएगा ये 9 और 3 से अब किसके फैक्टर काटेंगे 20 के। तो 2 से कितना कट जाएगा 2 से 5 से। तो भैया हम HCF निकालेंगे। किस किस का HCF निकालेंगे 18 और यानी जो वो नंबर हैं जिनका हमें क्या निकालना है HCF। तो बताइए 2 गुणा क्या सॉरी पहले नंबर लिखेंगे 18, 2 गुणा 3 का फिर 20 लिखेंगे, कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर गुणा। तो जब हम HCF निकालेंगे किस किस नंबर का 18 और, तो मैंने बताया था कॉमन में से वो पावर ली जाएगी छोटी होगी। तो देखो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो छोटी कौन सी है इनमें से 2, केवल 2 है। अच्छा पीछे ये कैसे आ रहे हैं, तो मासा कितना हो जाएगा केवल। अब मैं बात करता हूँ LCM किस किस की 18 और 20 का LCM निकालना है मुझे। तो आप ये बताइए LCM में बड़ी पावर लेंगे, बड़ी कौन सी है दोनों में से 2 की पावर, और जो बच गया वो भी लेना है। बच कौन सा गया है 3 का स्क्वायर गुणा, तो 2 का स्क्वायर क्या दिखना चाहिए आपको और 3 का स्क्वायर क्या 3 दूनी 6 लिख दूं, 3 का स्क्वायर 9 पढ़ा के आ चुका हूं पहले। अब देखो 5 चौक 20 का गुणा 9 से करेंगे तो 100, यानी LCM आ गया 180, HCF आ गया 2। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, नोट करो इसे अब तक। देखो एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ 36 और 48। तो 36 के फैक्टर काटेंगे, 2 से कितना कट जाएगा ये 18, 2 से कट जाएगा 9, 3 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा। ऐसे 48 के फैक्टर काटेंगे, 2 से कट जाएगा 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से। तो 36 के हम फैक्टर यहाँ लिख लेंगे। 2 2 कितने आ रहे हैं 3 3 के 48 फैक्टर यहाँ लिख लेंगे। 2 2 के 4 हैं और 3 हैं। तो हम बात करते हैं HCF किस किस का HCF 36 और 48, 36 और। तो मैंने कहा था जब हम HCF निकालेंगे तो क्या देखेंगे कॉमन में से क्या लेना है, छोटी घात वाला कौन सा है। क्या इसमें से भी आ सकता है, आ सकता है, क्योंकि यहाँ भी 3 है यहाँ भी, कॉमन में से कौन सा आएगा 3। कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 4 3। अब बात करता हूँ मैं LCM किस किस का LCM, किस किस का LCM 36 और 48। धीरे आगे ध्यान दे लो कैसे से है, इसका मंडी पीछे है जा हमेशा का आज। अब LCM में बड़ी घात कौन सी है 2 की घात, और फिर तो देखो 2 की घात कितनी हो गई 16 और ये, और 16 9 144। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से ये। अब इसी के बारे में कुछ देर तक और समझते हैं हम। देखो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि LCM आ चुका है हमारा। तो अब देखो यहाँ पर कौन कौन से नंबर थे जिनका हमने LCM और HCF निकाला है 36 और 48। एक मिनट यहाँ चेक करते हैं। देखो जब मैंने 36 और 48 का लासार मासा निकाला है, LCM तो कितना आया है 100 और HCF कितना आया है 12। इन घटा के देख चेक करना कितना आ रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन आपको वो ट्रिक यूज नहीं करनी है। अब एक मिनट यहाँ चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो प्रथम संख्या यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या द्वितीय संख्या, द्वितीय संख्या, फिर है HCF गुणा LCM। चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रथम संख्या कौन सी है यहाँ पर 36 और द्वितीय संख्या कौन सी है 48। समझ में आ रहा है। इन दोनों का आप गुणा करके मुझे बताओ कितना आ रहा है, जल्दी फास्ट जल्दी करो। साइड में करके देख रहा हूँ मैं। चलो हम देख करो।
वो उधर वो है वो ये कितना आ रहा है 1700। अब एक बार मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि एचसीएफ कितना आया था 12 और एलसीएम कितना आया था, इनका गुणा करके चेक कर लूँ, ठीक है। 12 चौक 48 का 8 हासिल। सर 12 का 3 लाइट चली जाए ना कहूँ कौन तो है यार अंधेरो वैसे। अब ध्यान दो, अब गुणा कर देख। अच्छा दे देखिए ये क्या 12 का स्क्वायर है और ये 12 है, और 12 का क्यों कितना होता है 1700। तो आप यहाँ क्या चेक कर पाए, तो यहाँ पर अगर दोनों संख्याओं का क्या कर दिया जाए तो किसके बराबर होगा, एचसीएफ गुणा। तो भाई साहब ये फॉर्मूला है, क्या है ये फॉर्मूला। इसे आप क्या कर लोगे, बोर्ड में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई, इसमें से कोई 3 वैल्यू दे देगा और हमसे कोई चौथी वैल्यू पूछ सकता है। हाँ आप पूछ क्या पूछ रहा है सर, फिर एलसीएम और एचसीएफ फिर भी निकालने पड़ेंगे। मतलब ये बस सिखाया है मैंने, ये कैसे निकल के आया फॉर्मूला, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक क्वेश्चन मुझे आप करके दिखाइए, ठीक है। सुनो, जैसे अब दूसरा क्वेश्चन है, पहला तो कर लो घर से आप, इसे नोट कर लो पहले जल्दी से, इसी के बाद में 36 और 48 की वो रह रहे हैं, घर भेज देंगे, रुक जाएगा मिनट। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है जो लिख रहा हूँ मैं, नहीं दिख रहा है। तथा इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो ये ध्यान देंगे यहाँ पर आप लोग। जैसे पहला क्वेश्चन है मेरा, इसमें कितना है 26 और 91, 26 और 91। तो देखो ये कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, युग्म मींस क्या होता है 26 और 91 एक जोड़ा है, युग्म मतलब होता है जोड़ा, दो संख्याओं का जोड़ा है। हमें क्या निकालना है एचसीएफ और, तो 26 के हम क्या काटेंगे, 2 से कितने का कट जाएगा 13 से, फिर काटेंगे 91 के फैक्टर, तो ये कटेगा 3 से, 13 से कटेगा, 7 से कटेगा कितने बार 13, और 13 से, तो 26 के हम फैक्टर देखें तो क्या क्या आ रहा है 2 गुणा, ऐसे 91 फैक्टर कौन से आ रहे हैं 7 गुणा 13। एचसीएफ की बात करते हैं, क्या ऊपर नीचे कोई ऐसा नंबर है जैसा आ रहा है, तो देखो आप ये देख पा रहे हो छोटा कौन सा है, दोनों बराबर हैं। अच्छा एचसीएफ किस किस का निकाल रहे हैं 26 और 91 का। कोई जरूरी नहीं है कि आप इन नंबर को लिखो, बिना लिखे भी काम चल सकता है, क्योंकि आपने ऊपर लिख रखा है एचसीएफ किसका निकाल रहे हैं 26 और, तो कितना आ जाएगा। जब हम एलसीएम की बात करते हैं तो बताइए 13 तो आएगा ही आएगा, और जो बच गए हैं वो भी लिए जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 13 और 7 दूनी, तो गुणा करो 14 3 48, 14 3 42 का 2 हासिल 4, 14 14 और 4 182। देखो इसके बाद में हमने क्या किया, एचसीएफ और एलसीएम तो निकाल दिए, आगे कह रहा है क्या करनी है जांच किसकी, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके दिखाना है एलसीएम गुणा। तो आप इसके नीचे ही लिखोगे, लेकिन मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूं जांच, क्या लिखेंगे जांच कौन सी
दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का बराबर होगा HCF गुणा LCM। ये मैं बता दिया था पहले आपको। तो दो संख्या कौन कौन सी हैं? 26 और 91। और HCF कितना है? HCF कितना है? HCF 13 और LCM कितना है? 100। गुणा करके देखो भाई, साइड में आपको केवल एक लाइन में आंसर देना है, ऐसे मत करने लग जाना, गुणा करने लग जाओ ऐसे करके। समझ में आ रहा है? साइड में कहीं गुणा कर लेना। 9 5 54 का 4 हासिल 5 9 में 18 और 5 23 कितना आ जाएगा? ये 2366। इन दोनों गुणा करके देखो। 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2 13 अट्ठे 104 104 और 2 106 हासिल 10 13 एकम 13 और 10। तो ये जांच में क्या आना चाहिए? दोनों हिस्सा कैसे आने चाहिए? अगर दोनों हिस्सा बराबर आ रहे हैं तो हम बोल देंगे कि हमने लासा और मासा कैसे निकाले हैं, नहीं तो क्या होंगे? तो ये टोटल क्वेश्चन हो गया। कर लोगे ऐसे ही हर क्वेश्चन को कर लेना। इतनी